प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान जो क्लास 12 का है उसके सभी चैप्टर्स से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी प्रकार के होते हैं वो सभी भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को इसमें मिलेंगे। ये जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। ये जो आज हम क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट का बनाने जा रहे हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे छोटे बड़े, जैसे जो ऑब्जेक्टिव या जिस टाइप के क्वेश्चन जितने भी टाइप के आते हैं, सबका सम्मिश्रण होगा ये। और ऐसे जो वीडियो हैं वो हम अब कंटिन्यू आपको देते रहेंगे। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका नज़दीक आता जा रहा है, तो इस तरीके से आप पहले से ही अगर प्रिपेयर करते रहेंगे चीज़ों को तो आपको बहुत लाभ मिलेगा एग्ज़ाम टाइम में। तो इसलिए जो भी आज हम ये क्वेश्चन आपको देंगे वो सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई समस्या न हो। तो प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला स्मार्ट वर्क क्या होता है? कहा जाता है कि हार्ड वर्क जो होता है उससे अच्छा है कि स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क का मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें सबसे पहले तैयार कर लीजिए, और जब वो तैयार हो जाएंगे तो आपको का प्रेशर आधा से भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम ये वीडियो आपको दे रहे हैं जिसमें कि आपको अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सब के सब इम्पॉर्टेंट मिलेंगे। आज से ये वीडियो का जो बनाने का जो अच्छे क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट का जो होगा ये सिलसिला जारी रहेगा। तो इस चैनल पे बने रहिए। चलिए ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये पहला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखिए पीएन संधि डायोड में कह रहा है कि अवक्षय परत से क्या मतलब है। तो पीएन संधि डायोड होता है, उसमें अवक्षय परत होती है। तो अवक्षय परत से आपके क्या समझते हैं, क्या है अवक्षय परत? तो पीएन संधि डायोड के दोनों ओर, पीएन संधि जो डायोड आप देखेंगे पीएन संधि में के दोनों ओर क्या होता है, एक परत होती है जिसमें चलनशील आवेशवाहकों की उपस्थिति नहीं रहती है। यानी जो आवेशवाहक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यानी जो आवेशवाहक होते हैं उनकी उपस्थिति नहीं होती। यानी उसमें ऐसी परत, पीएन संधि के दोनों ओर ऐसी परत जिसमें जो आवेश होते हैं, चलनशील आवेश, वे नहीं पाए जाते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। अगर चलनशील आवेश उस परत में उपस्थित नहीं है तो उसी को क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। और अगर चलनशील आवेश की उपस्थिति रहेगी तो अवक्षय परत नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से वह परत, पीएन संधि डायोड के दोनों तरफ की वह परत जिसमें चलनशील आवेश नहीं पाए जाते हैं या चलनशील आवेश वाहक नहीं पाए जाते हैं, नहीं उपस्थित होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। तो अगर चलनशील आवेश वाहक उपस्थित रहेंगे तो अवक्षय परत नहीं कहेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए अगली बात क्या है, बस मेन यही है कि जिस परत में चलनशील आवेश वाहक उपस्थित न हो, बस उसी को क्या कहेंगे? पीएन संधि डायोड का अवक्षय परत कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। ठोस में कौन कौन से ऊर्जा बैंड उपस्थित होते हैं? तो पहला है चालन बैंड और दूसरा है संयोजी बैंड। ये दो प्रकार के बैंड ठोस में उपस्थित होते हैं। ये कैसे बैंड कहे जाते हैं? ऊर्जा बैंड, ठीक ना। तो ठोसों में पाए जाने वाले या उपस्थित ऊर्जा बैंड कौन कौन है? चालन बैंड और संयोजी बैंड। ये आपको समझ में आया होगा। ये एकदम तैयार कर लीजिएगा, आज से ये सिलसिला हमेशा के लिए जारी रहेगा और अच्छे खासे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे तब तक, ये मेरा दावा है। अब देखिए मैं यही चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन छोड़ के ना आएँ। जो भी अधिक नंबर के हों, कम नंबर के हों, सभी प्रश्न आप टच करके आएँ, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो ये तैयार कर लीजिए जिससे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले तैयार हो जाए। इसके बाद फिर जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग तैयार कर लेंगे तो इसके बाद फिर चलेंगे अपने जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, न यानी हल्के फुल्के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें तैयार कर लेंगे। तो सारा काम ही एकदम क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा काम। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि पी प्रकार के जो अर्धचालक में आवेशवाहक होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक होते हैं, तो केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन कौन से आवेशवाहक होते हैं?
अर्धचालक में, पी प्रकार के अर्धचालक में कौन से आवेश वाहक होते हैं? केवल कोटर? नहीं। केवल इलेक्ट्रॉन? नहीं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक और कोटरों की संख्या कम? कोटरों की संख्या अधिक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम। तो इसमें से आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें कोटरों की संख्या अधिक होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। तो इसलिए ये क्या होते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक उन्हें ही कहे जाते, यानी वही कहे जाते हैं, वही होते हैं जिसमें कोटरों की संख्या अधिक हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो। अगला जो क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। तो ये देखिए कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल कैसा व्यवहार करता है? पूर्ण चालक की भांति, पूर्ण अचालक की भांति, अर्धचालक की भांति? कोई नहीं। तो इसमें से आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्या? पूर्ण अचालक की भांति कार्य करता है। चालक की भांति नहीं, अचालक की भांति कार्य करता है। कौन? शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल। किस ताप पर? परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल कैसा व्यवहार करता है? पूर्ण अचालक की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। कौन सा होता है? फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम और आर्सेनिक। इसमें से आपका एल्यूमिनियम होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, अगला ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक गामा फोटॉन के लुप्त होने पर, यानी कि समाप्त होने पर इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है। एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है। यदि प्राप्त युग्म की गतिज ऊर्जा इतनी हो तो फोटॉन की ऊर्जा क्या थी? यानी कि इसके पहले फोटॉन की ऊर्जा क्या थी? अगर जो प्राप्त युग्म है इसकी अगर गतिज ऊर्जा इतना दिया है, तो ये देखिए फार्मूला होता है कि फोटॉन की ऊर्जा निकालनी है तो फोटॉन की ऊर्जा बराबर होती है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों की विराम ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक ना? तो दोनों को जब जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की विराम ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जब दोनों जोड़ देंगे तो किसकी ऊर्जा निकलेगी? फोटॉन की ऊर्जा, यानी जो पहले इसकी एनर्जी थी वो हमारा निकल जाएगा। अगला देखिए, तो इसमें क्या है कि विराम ऊर्जा सबसे पहले हम देख लें। तो विराम ऊर्जा बराबर होता है m0c²। तो यानी mc² जो आप जानते हैं गतिज ऊर्जा का, वैसे ही m0c² होता है विराम ऊर्जा का। तो अब देखिए, तो m का मान आपका यहाँ पे रखेंगे 9.1 × 10⁻31। क्यों? क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का, वो एकदम इतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो चाहे पॉजिट्रॉन का, इतना ही होता है। तो m के जगह कितना हो गया? 9.1 × 10⁻31। एक ही क्यों रखा गया? दोनों का क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन, एक ही कोई मतलब इसमें मिला है, तो इसलिए एक ही रखा गया है। और क्योंकि इसमें दोनों का है तो दोनों का तो रखेंगे नहीं। 9.1 × 10⁻31 यहाँ पे दोनों तो रखेंगे नहीं, एक ही है तो एक ही है तो एक का रखेंगे। तो इसकी विराम ऊर्जा ये हो गई, m का मान हो गया। और इसके बाद c जो है, c मतलब प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग का मान आप जानते हैं 3 × 10⁸ होता है। ये रख दिया। इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा और ये जूल में आपका इसका आंसर आएगा। जूल को जब आप बदलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये क्या होगा कि इसे 1.6 × 10⁻19 से आप डिवाइड कर देंगे तो इसके बाद क्या होगा कि ये कट जाएगा। कटने के बाद आपका इतना ये क्या आएगा? 0.51 ये MeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका विराम ऊर्जा आ जाएगी एक पॉजिट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का। तो ये निकला आपका। तो विराम ऊर्जा जब आपकी निकल गई तो अब इसमें क्या करना है? विराम ऊर्जा निकल गई तो ये कह रहा है कि दोनों की विराम ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोनों की विराम ऊर्जा अगर देखा जाए तो 2 हैं तो 2 का गुणा हो जाएगा। इसी में 2 का गुणा हो गया तो इतना आ गया, दोनों की विराम ऊर्जा हो गई। अब देखिए, अब फोटॉन की ऊर्जा जब निकालनी है, फोटॉन की ऊर्जा बराबर क्या? विराम ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो विराम ऊर्जा हम इतना अभी निकाले हैं, देखिए 1.02 ये विराम ऊर्जा हो गई। और गतिज ऊर्जा जो इसकी है, गतिज ऊर्जा आपको दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा कितना है? 0.90
MeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना दिया हुआ है। तो ये दोनों जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, फोटान की ऊर्जा। देखिए विराम ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों जोड़ दिए, अब क्या आ गया, फोटान की ऊर्जा 1.92 MeV या न्यूट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के युग्म यानी जोड़े उत्पादन के लिए गामा फोटान की न्यूनतम ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गणना कीजिए। तो इसका भी निकालना है न्यूनतम ऊर्जा, फोटान की न्यूनतम ऊर्जा। तो न्यूनतम ऊर्जा जो इसकी फोटान की होगी वो फार्मूला होता है ME का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, MP का मतलब एक समझ ले कि पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, और C² यानी MC² होता है। M का मतलब ये दोनों का है, युग्म उत्पादन के लिए मतलब दोनों का उत्पादन हो रहा है तो इसलिए दोनों का प्लस कर देंगे M के जगह। उसमें एक कह रहा था इसलिए एक केवल M रखा गया। तो इस तरह C का मान तो वही होगा 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। और इसका मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चाहे पॉजिट्रॉन दोनों का द्रव्यमान एक ही होता है 9.1 × 10⁻31, 9.1 × 10⁻31। अब देख रहे हैं कि अब प्लस है तो बीच में प्लस, यानी दोनों का जोड़ दिया गया, दोनों का मान एक ही होता है द्रव्यमान का। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और 8 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं ये आपका इसका वैल्यू आया, और ये दोनों जब आप जोड़ देंगे तो 9.1 और 9.1 जोड़ेंगे तो 18.2, और इसको जब ये कॉमन हो जाता है आपका, दोनों में से कॉमन हो गया तो ये 10⁻31। ठीक, इकट्ठा, ये नहीं कि इसको भी जोड़ दीजिएगा, ये नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये कॉमन हो जाता है, कॉमन निकल लिया है, ये बचा दोनों, ये दोनों प्लस में है, जोड़ दिया गया। अब इसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो आपका वैल्यू आएगा 1.64 × 10⁻13। ये जूल में है, तो जूल को जब मैंने अभी पिछले में बताया है, जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब चेंज करेंगे तो किससे भाग दे देंगे, 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, वो जूल में बदल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आंसर आया, इससे डिवाइड कर दिए तो वो जूल किस में बदल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया, क्योंकि कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मान ज्ञात कीजिए। अब काटने के बाद इतना मान आएगा, इतना मान आएगा तो इसके बाद फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻6 का मतलब M लिख सकते हैं। ठीक, तो ये MeV हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, युग्म उत्पादन तथा युग्म विलोपन चाहे युग्म विनाश क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो ये देखिए कि एक पहला है कि युग्म उत्पादन क्या है। एग्जाम्पल ये रहा, ये देखिए जब फोटान, गामा फोटान या फोटान, जब आपका यहाँ से क्या है, फोटान ऊर्जा जो है आपकी टूटी है तो ये पॉजिट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, दो में टूटा हुआ है, तो इसका मतलब युग्म उत्पादन हुआ है, मतलब दो चीज़ें बनी हैं तो युग्म उत्पादन हुआ है। अब इसी का उल्टा होता है युग्म विलोपन या युग्म विनाश भी आप कह सकते हैं। तो पहले समझिए युग्म उत्पादन क्या है। जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटान, यानी कि गामा किरण फोटान आप HV देख रहे हैं, ये एनर्जी किसी पदार्थ पर आपतित होता है, यानी यह किसी जब पदार्थ पर पड़ेगा, गामा फोटान HV जब पड़ेगा तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी जिस पदार्थ पर पड़ेगा उसका जो नाभिक होगा वह नाभिक उसको क्या कर लेगा, सोख लेगा, अवशोषित कर लेगा। जब इसको अवशोषित कर लेगा, गामा फोटान को जब अवशोषित कर लेगा, इस ऊर्जा को कोई पदार्थ का नाभिक जिस पर वह पड़ेगा, अगर उसे अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा, और इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। तो उसे जब सोख लेता है, उस पदार्थ का नाभिक जब फोटान ऊर्जा को सोख लेगा तो देखिए ये पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हो गई, इससे, इसके टूटने से, खत्म होने से उत्पत्ति हो गई। अब इसे युग्म उत्पादन कहते हैं। तो इसे ही दो बने हुए हैं यानी युग्म बने हुए हैं, तो इसलिए युग्म उत्पादन इसी को कहते हैं। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा आपका, युग्म विनाश या युग्म विलोपन। तो अब देखिए युग्म विनाश या युग्म विलोपन क्या है, इसमें देख रहे हैं आप इसी का जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पे देखिए, अब जब कोई एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं, यानी एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाया आपका, ये जो हैं तो तुरंत ही वे एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, यानी एक दूसरे को ये खत्म कर देंगे, और खत्म करेंगे तो इसके स्थान पर दो गामा फोटान की उत्पत्ति होती है, युग्म विनाश। युग्म का यानी दोनों का जब विनाश हुआ तो दो गामा फोटान की ऊर्जा आपकी, यानी ये गामा फोटान बना है, देखिए HV दो बने तो
दो गामा फोटान की उत्पत्ति होती है, इसे ही युग्म विनाश कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय विखंडन, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन, नाभिकीय संलयन। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है नाभिकीय संलयन, ये आपका होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है आपके किताब से, तो ये अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। नाभिकीय विखंडन जो आपका है ये क्या कहलाता है। ये आप देखिए कि नाभिकीय विखंडन जो होता है वो एक, पहले ये रिएक्शन को ध्यान दीजिए कि ये नाइट्रोजन है, ये यूरेनियम पर पड़ा जो कि आपका रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो जब रेडियो एक्टिव तत्व पे एक नाइट्रोजन पड़ा तो ये टूट गया, यानी ये जब टूटा तो टूटने के बाद एक नाइट्रोजन जब इसको तोड़ा तो तीन नाइट्रोजन की उत्पत्ति हुई और इसके टूटने से बहुत अधिक ऊर्जा निकली, ठीक ना। बेरियम और इसमें क्रोमियम में आपका टूट गया, तो इस तरीके से ये बहुत अधिक ऊर्जा निकली और तीन नाइट्रोजन और निकला। जब तीन नाइट्रोजन और निकला तो ये तीन नाइट्रोजन फिर उसको तोड़ेंगे, तो इस तरीके से फिर उसका यानी कि क्या होता है, नाइट्रोजन की मल्टीप्लाई होती रहती है, नाइट्रोजन की संख्या बढ़ती रहती है। जब तक नाइट्रोजन की संख्या बढ़ती रहेगी और तो जब तक यह पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए तब तक यह नाइट्रोजन क्या करेंगे, तोड़ते रहेंगे और अधिक नाइट्रोजन बढ़ते रहेंगे। जितने अधिक नाइट्रोजन बढ़ेंगे उतना ही वो तोड़ते रहेंगे। तो इसी तरीके से एक भारी तत्व है जो आपका ये आपका टूटा है, तो इसी टूटने को ही, एक भारी तत्व के टूटने को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यानी एक भारी तत्व के नाभिक के टूटने को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस बात को आप समझ जाइए। अब क्या है, जब किसी, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, नाइट्रोजन बनता रहेगा, ये नाइट्रोजन फिर तीन नाभिक को तोड़ेंगे तो फिर वो उसमें से भी तीन तीन निकलेगा। तो ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है और बहुत अधिक नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा निकलती है, उष्मा गर्मी निकलती है। जब किसी भारी नाभिक पर, तो भारी नाभिक है पर तीव्रगामी नाइट्रोजन टकराते हैं या तीव्र नाइट्रोजन जब पड़ते हैं तो वह नाभिक, जो ये नाभिक है, इस पर जब नाइट्रोजन ये पड़ा तो दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं। तो ये देखिए दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट गए, यूरेनियम इसमें टूट गया। और द्रव्यमान क्षति के कारण, और जो ये द्रव्यमान क्षति हुई है, द्रव्यमान इसका खत्म हुआ है, टुकड़ों में बटा है, तो इसके कारण अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। और भारी नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो भारी नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। नाभिकीय बल का क्या अर्थ है, किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वह बल, यानी कि कोई नाभिक है, कोई परमाणु होगा तो उसका नाभिक है, तो नाभिक के भीतर का वह बल जो उसके अंदर पाया जाता है, नाभिक के अंदर, जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखता है। न्यूक्लियन का मतलब न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो भी कण हैं उन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। यानी नाइट्रोजन और प्रोटॉन, इन दोनों को जब वो बांधे रखते हैं तो जो बल इन्हें बांधे रखता है, न्यूक्लियनों को, नाइट्रोजन और प्रोटॉन को, नाभिक के कणों को, उसी बल को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। अब देखिए अगला है कि मूल कण या प्रतिकण किसे कहते हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बहुत गौर करके तैयार कीजिए और बारी बारी से जितने भी वीडियो हमारे आते रहेंगे वो सब के सब आपके लिए बेहतर होते रहेंगे और हम बेहतर आपके लिए करते रहेंगे। तो चलिए कंटिन्यू जारी रखा जाए। देखिए मूल कण या प्रतिकण किसे कहते हैं, तो मूल कण किसे कहते हैं, वे कण मूल कण कहलाते हैं जिनका निर्माण किसी अन्य कणों से न होता हो। यानी ऐसे कण जो अपना खुद ही वही मूल होते हैं, वो किसी दूसरे से बने न हो, ठीक ना। तो इसे क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। यानी वे कण जिनका निर्माण किसी दूसरे कण से न हो, वह खुद ही एक मूल कण हो, उसे क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। जिनका निर्माण दूसरे से नहीं होता है, वो खुद ही दूसरे का निर्माण करते हैं। और ये देखिए प्रतिकण किसे कहते हैं, यदि दो कण परस्पर मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दें, यानी दो कण कोई हो और एक दूसरे से मिल जाएं और मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर, जैसे कि आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन,
दोनों थे आपस में जब मिले तो एक दूसरे को से टकराए तो एक दूसरे को ख़त्म कर दिए, अस्तित्व ख़त्म कर दिए, तो फोटान बना। तो फोटान आपका बना। तो आप देख रहे थे, तो यदि दो कण परस्पर मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व अगर समाप्त कर दें और केवल ऊर्जा प्राप्त हो, जैसे कि आपने देखा कि केवल फोटान ऊर्जा प्राप्त हुई, तो ऐसे कणों को ही क्या कहते हैं, एक दूसरे का प्रतिकण कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों आपस में मिले थे तो टूट गए, ख़त्म हो गए, एक दूसरे को ख़त्म कर दिए, तो उसके बाद फोटान बना। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, प्रतिकण कहे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन किसका प्रतिकण है, पॉजिट्रॉन का, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक ना। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन, और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, मूल कण, और पॉजिट्रॉन क्या है, इसी का प्रतिकण है। ठीक ना। तो ये इस तरीके से अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से है। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया हुआ है कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए कि हाइड्रोजन का दिया हुआ है, परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दिया हुआ है इतना EH, यानी इसको हमने देख लिया इतना दिया हुआ है। H का मान आपका इतना होता है जूल सेकेंड। ठीक ना। और यहाँ पे nवीं कक्षा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी E बराबर, जो ये फार्मूला होता है इतना होता है। तो ये भी देखिए, ये भी E है और ये भी E का मान दिया हुआ है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी है, और ये किसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, nवीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो ये दिया हुआ है। अब ये दोनों ऊर्जा ही है, तो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होगी, तो EH बराबर E, इसलिए ये इसके बराबर होगा। EH का मान इसके जगह पे और E का मान इसके जगह पे रख दिया हमने। देखिए, अब इसके बाद बाई वन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, तो देख रहे हैं आप n² -3.4 EV ये हो गया, और इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये देखिए आपका 1 का मल्टीप्लाई, तो वही चीज़ होगा, ये हो गया। अब n² बराबर, ये इधर गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो गया। अब माइनस से माइनस कटा, EV से EV कटा, इससे जब ये कटेगा तो 4 आएगा, और 4 आएगा लगभग, तो 4 दे देखिए n² बराबर 4, तो n बराबर ये जो स्क्वायर जाएगा ये इस पे क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, यानी यहीं पे नहीं होगा, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा 4 पर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट का मतलब इसका वर्गमूल, 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब अगला जो है आपका कोणीय संवेग अगर निकालने के लिए कहा है, कोणीय संवेग को J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर होता है NH/2 पाई। n का मान अभी हम निकाले हैं 2, और h का मान हमने ऊपर दिखाया है कि 6.6 × 10⁻34 ये हुआ, और 2 और पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 रखिए या 3.14 रखिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको इससे काटेंगे, तो आपका आंसर आएगा 2.1 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका इतने प्रश्न तैयार कर लीजिएगा सबसे पहले, जिससे कि आपको आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए, और आगे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री के हों या फिजिक्स के हों। इस चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।